वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के टीडीईपी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों पढ़ा था ट्रांसमिशन सिस्टम में, आप देख सकते हैं लेआउट ऑफ ट्रांजिस्टर सिस्टम, और इसका हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज ऑफ एसटी एंड एलटी लाइन्स एंड एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन बोथ एसी एंड डीसी। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके वो देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एसटी एंड एलटी लाइन्स लिखा हुआ। तो इसमें देखिए हम आपको उतना ही कंटेंट देते हैं जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो आई आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक किया करिए, और अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करते रहा करें। चलिए आपको बता देते हैं इसमें क्या है। तो देख पा रहे हैं जैसे एसी पावर को एसटी एंड एलटी के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करना इकोनॉमिकल यानी कम खर्च होता है, लेकिन हाई वोल्टेज की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की इंसुलेशन और स्विच गियर कॉस्ट और दूसरे उपकरणों को ज़्यादा होती है। इसलिए वोल्टेज को ऐसे सिलेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन की लाइन के डिस्टेंस पर आधारित होता है। वह ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट मिनिमम हो इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज कहलाता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि वह ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसका ट्रांसमिशन कॉस्ट मतलब जिसके लागत यानी जिसमें कम खर्च आए और इकोनॉमिकल हो, तो उसे ट्रांसमिशन वोल्टेज कहते हैं। अब इसका एक डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। तो डायग्राम जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक लाइन बना हुआ है इधर से इधर। ऊपर आपका कैपिटल कॉस्ट रहेगा यानी जो को खर्च होता है, और नीचे ट्रांसमिशन वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज होता है। तो दोनों के बीच में ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ये स्क्वायर शेप में बनेगा। अगर हम देखें कैपिटल कॉस्ट यानी जितना खर्च बढ़ाएंगे तो वोल्टेज हमारा उतना कम होगा। अगर दोनों के बीच में हम समानुपात लेते हैं तो मतलब एक मिनिमम एवरेज, मतलब हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, खर्च भी कम हो और वोल्टेज भी हमारा सेम हो। तो यहाँ पे एक डॉटेड करके देखें ग्राफ बन रहा है। तो आई होप को पसंद आया। स्क्रीनशॉट लेके आप बना लीजिएगा इसे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों कि जैसा कि देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए हमें कितने केवी का सप्लाई देना चाहिए कि कम खर्च हो, तो वो देखला देते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया, यहाँ पे वोल्टेज। अगर 0 से 20 किलोमीटर का रेंज है तो वहाँ पे हमें 11 केवी की सप्लाई देते हैं। अगर 20 से 60 किलोमीटर है तो 33 केवी, और 60 से 120 किलोमीटर है तो 66 केवी, और 120 से 240 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है अगर, तो वहाँ पे हम 132 केवी की सप्लाई देते हैं। 240 और 480 किलोमीटर का तक का रेंज है तो हम 220 केवी की सप्लाई देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे। अगर 480 और 800 किलोमीटर है तो हम 400 केवी देते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े डिस्टेंसों के लिए बड़े बड़े ट्रांसमिशन देना है। अगर मान लीजिए हमें 20 किलोमीटर जाना है तो हमें 140 से 132 220 का क्या मतलब देने का, क्योंकि हमें छोटे रास्तों पे जाना है। जब हमें छोटी दूरी के लिए ज़्यादा ट्रांसमिट करेंगे तो भाई हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम उतना ही सप्लाई देते हैं जितना डिस्टेंस हो। अगर छोटे रास्तों के लिए जाना तो हम कम खर्चीले कम इकोनॉमिकल चीज़ें यूज़ करें जो हमें कम खर्च में पड़े। मान लीजिए अगर हमें यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है तो हम रिक्शे में जा सकते हैं, बैटरी, उसके लिए हम बड़ी गाड़ी क्यों करें। ऐसे ही ये भी होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसा कि आप समझेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, अगर नहीं समझ कमेंट करिएगा। तो इसमें एक फार्मूला भी होता है, ये ज़रूरी होता है, इकोनॉमिकल वोल्टेज फार्मूला जिसे कहते हैं। ये इकोनॉमिकल मतलब वोल्टेज पे हम निकालने के लिए होता है। तो ये देख लीजिए क्या है, V बराबर 5.5 अंडर रूट 0.62 L प्लस P/100 kV। ये इकोनॉमिकल फार्मूला होता है। L इसमें आपका क्या है, L डिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है L, V वोल्टेज होता है, और P आपका मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर होती है जो सप्लाई दी जाती है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे वही सभी चीज़ें लिखी हुई। L
डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पी मैक्स पावर टू बी डिलीवर्ड, जितनी पावर ट्रांसमिट की जा रही है या भेजी जा रही, वी लाइन वोल्टेज। तो ये हमारा सिलेक्शन ऑफ एस टी वोल्टी लाइन था। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है एच वी डी सी ट्रांसमिशन, ये भी देख लेते हैं, यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो एच वी डी सी सिस्टम में पावर का ट्रांसमिशन डी सी सिस्टम के दौरान अधिक दूरी के लिए किया जाता है, क्योंकि ए सी पावर का ट्रांसमिशन की तुलना में डी सी पावर ट्रांसमिशन करने पर लेस एक्सपेंसिव तथा लॉसेस भी कम होते हैं, यानी कम खर्चीला होता है। एसी के बजाय अगर हम डीसी ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा कम खर्च होता है। एसी अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो अल्टरनेट जाएगा, तो उसमें खर्च ज़्यादा आएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। लेकिन हम डीसी करते हैं तो डायरेक्ट जाएगा और जल्दी पहुँचेगा और खर्च भी कम होगा। खर्च कम कैसे होगा कि एसी भेजेंगे तो देखिए हमारे जो उपकरण उसमें लगे हैं उसमें झटके लग सकते हैं, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। और डीसी हम भेजेंगे तो हमारे जो उसमें उपकरण लगे रहते हैं, लाइक वायर हो गए, जो भी हो गए, तो वो ख़राब नहीं होते जल्दी। इस वजह से हम डीसी ट्रांसमिट करते हैं, और अधिक दूरी के लिए तो ज़्यादातर डीसी ही किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं। एचवीडीसी सिस्टम में सब स्टेशन के दोनों सिरों पर कन्वर्टर्स लगे होते हैं, जहाँ से हम भेजते हैं दोनों सिरों पर, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है और जहाँ पे लिया जाता है वहाँ पे कन्वर्टर्स लगे होते हैं, जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब जनरेटिंग सब स्टेशन पर एसी पावर का उत्पादन होता है, इसलिए एसी को डीसी में रेक्टिफायर कन्वर्टर के द्वारा डीसी पावर को ट्रांसमिट करने किया जाता है। दूसरे सिरे पर डीसी पावर को एसी में इन्वर्टर कन्वर्टर के द्वारा बदल दिया जाता है। आइए इसे एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं जो हमने लिखा है। तो ये एक डायग्राम ऐसे होगा इसका। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन हो गया, आप देख सकते। तो यहाँ से हम जनरेटिंग स्टेशन से हमारी एसी पावर निकल रही है, ये देखिए एसी पावर। और यहाँ पे कन्वर्टर्स लगे होते हैं, ये कन्वर्टर लगा हुआ है, ये कन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन जब डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब वहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ पे, जहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक इन्वर्टर यानी लगा होता है, वो दोबारा इसे इन्वर्ट कर देता है, किस में, एसी में। ये देखिए उसी का इन्वर्टर नाम से पता चल रहा है, अपोजिट इन्वर्ट कर देता है, तो एसी में बदल देगा और हमें एसी प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ही है और आपको उतना ही लिखना है। अब आगे इकोनॉमिकल डिस्टेंस फॉर एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो ये इकोनॉमिकल डिस्टेंस इसी में एक पार्ट है। ब्रेक इवन डिस्टेंस ऐसा लगभग 500 से 9 किलोमीटर होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे, एक ग्राफ बना हुआ है एसी और डीसी ट्रांसमिशन। अगर हम एसी सप्लाई ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, ये ब्रेक इवन डिस्टेंस हो गया इधर। अगर हम एसी सप्लाई करते हैं तो देखिए इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एसी सप्लाई करने पर देखिए लाइन कितनी ज़्यादा बड़ी बन रही है, यानी कॉस्ट कितनी ज़्यादा अधिक आ रही है। अगर यहीं पे हम डीसी सप्लाई करते हैं तो डीसी की देखिए लाइन कॉस्ट कितनी कम आ रही है, एक डॉटेड के ज़रिए समझ सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है वहाँ जहाँ सप्लाई और एक लागत आ रही है, तो इसीलिए डीसी सप्लाई किया जाता है अधिक दूरी के लिए। तो आई होप ये समझ आया हो आपको। इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा है नहीं, आपको बस इतना समझ रखना है, लंबी दूरी के लिए डीसी ट्रांसमिट किया जाता है, कम दूरी के लिए एसी। डीसी इसलिए ट्रांसमिट किया जाता है वो कम खर्चीला होता है। तो आइए आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, इसमें इंसुलेटर तथा कंडक्टर की संख्या कम होने के कारण पूरे सिस्टम की कॉस्ट कम होती है एचवीडीसी में, यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसमिट करंट। इंसुलेटर और कंडक्टर की संख्या कम होगी तो भाई कम खर्च भी आएंगे, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड को क्लियरेंस कम होता है, फेस टू फेस का और फेस टू ग्राउंड का क्लियरेंस कम होता है, यानी उनके बीच की दूरी कम होती है। इसमें सस्ते व हल्के टावर का प्रयोग किया जाता है, इसमें ज़्यादा भारी वाले और महंगे टावर नहीं यूज़ किए जाते। कोरोना लॉसेस व रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है। और कोरोना लॉसेस क्या होता है, वो जो हल्का सा स्पार्क टाइप का यूज़ होता है उसे कोरोना लॉसेस कहते हैं। और साउंड इफ़ेक्ट कम आता है। अगर हम एसी ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें साउंड का सिस्टम ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अल्टरनेट चलती रहती है और उसमें
कोरोना लॉसेस अधिक हो, यानी हीट मतलब एक चिंगारी टाइप से हिंग हिंग करके उत्पन्न होती है, तो वो कम होता है डीसी में। एसी में ज़्यादा होता है, इसीलिए डीसी यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी ना होने पर प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट तथा स्किन इफ़ेक्ट नहीं होता है। प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट मतलब प्रॉक्सिम है, मतलब उसमें आपका मतलब एक तरह से लॉसेस नहीं होते देखा जाए। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें रिएक्टिव पावर ना हो तो ऑब्जर्व होती है। मतलब कहने का मतलब रिएक्टिव पावर इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती है और ना ही जनरेट होती है। मतलब ये रिएक्टिव पावर को ना अपने अंदर लेता है और ना ही उत्पन्न करता है, कहने का मतलब। इसलिए इसमें रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं होती। कंडक्टर की संख्या कम होने के कारण पावर लॉस भी कम होते हैं। अगर डीसी में कंडक्टर की संख्या कम होगी तो पावर लॉसेस भी कम होते हैं। अब इतना सब कुछ देख लिया तो इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या होते हैं। रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड पर कन्वर्टर सब स्टेशन लगे होने के कारण सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इन्वर्टर तथा रेक्टिफायर की वजह से हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अवमंदन। इसलिए इस हार्मोनिक्स को कम करने के लिए एक्टिव फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। इसमें वोल्टेज को लेवल को चेंज नहीं किया जा सकता है, जितने वोल्टेज लेवल भेजा जाए उतना ही भेजा जाएगा, कोई बदला नहीं जा सकता। HVDC लिंक इंटरकनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कन्वर्टर सिस्टम में हीट लॉस होता है, जिसको कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। इसमें एक डायग्राम है, वो भी देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट पावर मतलब नेटवर्क है, ग्रिड, यहाँ से हम भेज रहे हैं एसी, ये कन्वर्टर यहाँ डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, ओवरहेड ये ट्रांसमिशन लाइन है। फिर यहाँ पे जब यहाँ ये सेंडिंग एंड है हमारा, ये रिसीविंग एंड है, तो यहाँ पे ये कन्वर्टर लगा है जिसको एसी में भी कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बस इतना ही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।